हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12वीं कक्षा में लगी हुई पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर, जिसमें कि हम आज बात करेंगे सृजनात्मक लेखन के एमसीक्यू प्रश्नों के ऊपर। इससे पहले हमने जनसंचार और पत्रकारिता पर एमसीक्यू बना दिया था, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे सृजनात्मक लेखन के एमसीक्यू पर, और जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग 200 पेज की अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक का 165 पेज हम कवर कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है कितना इम्पोर्टेंट है, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए वो आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक तो हो ही, इसके अतिरिक्त आपके ऊपर तनिक भी मानसिक दबाव न पड़े, आपको पता भी न चले कि ये प्रैक्टिस सेट कब खत्म हो गया। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कविता के मूल में सम्मिलित है। ऑप्शन दिया गया है संवेदना, राग तत्व, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ाव, उपयुक्त सभी। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन जो है, इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप कविता के मूल तत्वों से या फिर उसके मूल चीजों से परिचित हो जाएं। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखें कि कविता में संवेदना भी जरूरी है, राग तत्व भी जरूरी है, और सृष्टि से जुड़ाव और बोध भी जरूरी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है वाल्मीकि, घनानंद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत की ये कविताएं हैं या फिर पंक्तियां हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द, रस, अलंकार, तुकबंदी। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण कौन सा है? आपके दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, महादेवी वर्मा। तो जो उपरोक्त पंक्तियां दी गई हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, रघुवीर सहाय। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न भी पंक्तियों पर ही आधारित है कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही मेरा समझा गया, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में सारी कविताएं लगी हुई हैं, सारी पंक्तियां लगी हुई हैं, वहीं से हमने इसको उठाया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि कवि अपनी कविता में शब्दों और ध्वनियों से निर्मित करता है रिदम, लय, एक व्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि उपरोक्त सभी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कवि अपनी कविता में शब्दों और ध्वनियों से क्या निर्मित करता है? रिदम को निर्मित करता है, लय को निर्मित करता है, और एक व्यवस्था बनाता है। व्यवस्था यहाँ पर कोई खाने पीने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि कविता की जो भाषा या फिर जो भी कविता का स्वरूप है उसका निर्माण करता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं? निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं? रस और अलंकार, रस और छंद, बिंब और छंद, अलंकार और छंद। तो जब आप एनसीईआरटी की किताब गंभीरता से पढ़ेंगे तो वहां पर कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होने वाले जो तत्व हैं वो हैं बिंब और छंद। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत ने
कविता के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? सुमित्रा नंदन पंत ने किस पर ज्यादा जोर दिया है? ऑप्शन दिया गया रस, अलंकार, चित्र भाषा, प्रतीक। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आने लगा होगा, सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्र भाषा पर जोर दिया है सुमित्रा नंदन पंत ने। चित्र भाषा को ही हम बिंब भी कहते हैं कई बार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कविता का अनिवार्य तत्व है? रस, अलंकार, छंद, गुण। तो आप देख रहे हैं कि कविता पढ़ते समय लगभग हमें रस, अलंकार, छंद, गुण पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन अनिवार्य तत्व की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, छंद होना चाहिए। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कविता के लिए किसकी पहचान होनी चाहिए? अर्थ की लय का, संगीत का, छंद का, उपरोक्त सभी का। तो कविता के लिए अर्थ की लय की भी पहचान होनी चाहिए, संगीत का पहचान होना चाहिए और छंद का भी होना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, धूमिल, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जवाब आप सभी के दिमाग में आने लगा होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की ये पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? वैसे ये प्रश्न के तौर पर केबीएस में आ चुका है। अगर आप प्रैक्टिस सेट्स देखे होंगे या फिर एलडीसी का एग्जाम पेपर देखे होंगे तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है और सीधे सीधे ये एनसीईआरटी की किताब से उठा लिया गया है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, मानवीकरण अलंकार। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं रहता है तो यहाँ पर एक और अलंकार होता है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निराला के इस रचना में घनघोर निजी और उतने ही सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है? जूही की कली, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, बादल राग। तो निराला की किस रचना में घनघोर निजी और सामाजिक चेतना दोनों की अभिव्यक्ति हुई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। इसको कई बार हम शोक गीत के रूप में भी जानते हैं, तो इसको भी आप अपने दिमाग में जरूर रखें। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर शुरू में ही बताया गया है कि भारतीय परंपरा में नाटक को संज्ञा दी गई है। ऑप्शन दिया गया दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, महाकाव्य, दृश्य श्रव्य काव्य। तो नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? सही जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आने लगा होगा, कुछ कंफ्यूज्ड भी होंगे कि आखिरकार इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एनसीईआरटी के मुताबिक इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, दृश्य काव्य। नाटक को दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि आप देखते हैं कि दृश्य और श्रव्य काव्य दोनों में भी हो सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार इसको दृश्य काव्य माना गया है। तो इस आंसर को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की कौन सी विशेषता हमेशा याद रखनी चाहिए? नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की कौन सी विशेषता हमेशा याद रखनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया है समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो इसे नाटक में तो इन चारों चीजों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि हमेशा याद रखनी चाहिए नाटककार को। सही जवाब है ऑप्शन ए, समय का बंधन। समय का बंधन हमेशा याद रखना चाहिए कि कितने समय का प्ले होगा। ठीक है, 45-45 मिनट का 3 अंकों में प्ले अक्सर किया जाता है। तो यहाँ पर समय का बंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाटक विधा में। आगे बात करें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नाटक किस माध्यम से
अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। नाटक किस माध्यम से अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है? ऑप्शन दिया गया है समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि शब्द के माध्यम से नाटक अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो एक नाटक के लिए क्या जरूरी होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे जरूरी है कथ्य। ठीक है, अगर कथ्य होगा तब इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, संवाद। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को कमजोर नाटक से अलग करती है? ऑप्शन दिया गया संवादों का क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना, सब टेक्स्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त थोड़ा सा गलत लिखा गया है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, संवादों का क्रियात्मक होना एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करता है। दृश्यात्मक होना और सब टेक्स्ट होना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सब टेक्स्ट क्या होगा? जैसे कई बार जब हम कोई अ, संवाद नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अलग से किसी संकेत का प्रतीक करते हैं या फिर प्रतीक के रूप में यूज करते हैं, तो सब टेक्स्ट के रूप में आ गया हो। ठीक है, तो आप ध्यान में रखे होंगे कि सशक्त नाटक में क्या क्या जरूरी है। ये तीनों चीजें जरूरी है, नहीं तो ये कमजोर नाटक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किस नाटक से उद्धृत किया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि स्कंदगुप्त से लिया गया है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? आलोचना, अनशन, रंगमंच, नाटक। तो प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रंगमंच। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि ये आ जाए परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सशक्त नाटक के लिए जरूरी नहीं है। एक सशक्त नाटक, बार बार आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया जो कि सशक्त नाटक बनाम कमजोर नाटक की चर्चा की जा रही थी और वहां पर चारों ऑप्शन सही थे, मतलब तीनों ऑप्शन। यहाँ पर भी एक बार सवाल पूछ लिया गया कि सशक्त नाटक में जरूरी नहीं है असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, स्वीकार। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि स्वीकार नहीं जरूरी है, बल्कि क्या होता है इसमें अस्वीकार होता है। जिस नाटक में जितनी असंतुष्टि होती है, छटपटाहट होती है, प्रतिरोध होता है, अस्वीकार होता है, वो नाटक उतना ही क्या होता है, सशक्त होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही, टाइप्ड न हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक जो पुस्तक है थोड़ा सा वो अध्ययन की मांग करती है और हमने पिछले 10-12 घंटे में अध्ययन करने के बाद ही इन सभी प्रश्नों का फॉर्मेट तैयार किया है, इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि आप सभी इंतजार कर रहे होंगे और संयोग से सी टेट की आंसर की भी आ गई थी, तो घर में ही कुछ लोगों ने परीक्षा दी थी तो उसका भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिलान करने लगा। ठीक है, तो इसीलिए लेट हुआ। आपको ध्यान में रखना कि नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वो सब सपाट, सतही और टाइप्ड न हो, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कौन सी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है? ऑप्शन दिया गया है कहानी, आलोचना, नाटक, उपन्यास।
तो कौन सी है विधा आपके दिमाग में आने लगी होगी विधा? सही जवाब है ऑप्शन सी, नाटक। नाटक जो है हमेशा वर्तमान काल में घटित होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपना एक अलग शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है? फारसी नाटक, यूरोपी नाटक, शास्त्रीय नाटक, यूनानी नाटक। तो आप देख रहे हैं कि किस नाटक के अंतर्गत शेरो शायरी, गीत संगीत, अतिरंजित संवादों को प्रस्तुत किया जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, पारसी नाटक। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो ये किसका कथन है? तो यहाँ पर आपके दिमाग में इसका उत्तर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, कृष्णा सोबती। कभी कभी कृष्णा सोबती भी कहानी के बारे में कुछ कुछ विचार करती हैं, तो इस कोटेशन को एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, वहीं से इसको उठाया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंदात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य। तो आपको ध्यान में रखना है कि घटना, पात्र, समस्या, क्रमबद्ध ब्यौरा, परिवेश में द्वंदात्मकता, ठीक है, क्रमिक विकास, कथा का और चरम उत्कर्ष, ये सब किसमें होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी में। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है कथानक, संवाद, परिवेश, उद्देश्य। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है इसका कथानक, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं प्लॉट। अगर आप अरस्तु इत्यादि को पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र होता है। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है? तो कौन सा सूत्र है जो नाटक लिखते समय या फिर कोई भी रचना करते समय लेखक को परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है? ऑप्शन दिया गया है कल्पना, कोरी कल्पना, कथानक, संवाद। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन ए है, कल्पना। कल्पना के माध्यम से ही लेखक परिवेश बनाता है, पात्रों का निर्माण करता है और किसी समस्या को उठाता है। अगर कल्पना नहीं रहेगी तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं भी कल्पना करके चलता हूँ कि मेरे से 45,000 लोग पढ़ रहे हैं, वरना लैपटॉप के आगे बकबक करना भी बहुत बड़ी कला है। आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। हालांकि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो ये लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो कल्पना है कि आप लोग बैठे हुए हैं और वही फील करके ये सारी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि कहानी के कथानक को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो कहानी के कथानक को कितने भागों में बांटा जाता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है। आगे पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से भाग हैं। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कहानी के कथानक का विभाजन नहीं है। तो हमें नहीं को ध्यान में रखना है। कथानक का विभाजन नहीं है, प्रारंभ, मध्य, अंत, मंगलाचरण। तो इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, मंगलाचरण जो है वो कथानक के विभाजन में नहीं आता है। बाकी जो 3 विभाजनों की हम चर्चा कर रहे थे वही ये 3 विभाजन है, प्रारंभ, मध्य, अंत। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहानी में रोचकता किसके कारण बनी रहती है? कहानी में रोचकता, कई लोगों के मुख से आप सुने होंगे कि इस कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट कब आता है? ऑप्शन दिया गया कथानक, द्वंद, रस, संवाद। तो किसके माध्यम से कहानी में रोचकता बनी रहती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वंद के कारण। ठीक है, और कई बार तो इसको द्वंदात्मकता भी लिख दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संवाद के संदर्भ में असत्य है? संवाद के संदर्भ में असत्य है। संवाद कहानी का विकास करना, पात्रों को स्थापित करना,
कहानी को गति देना, कहानी को अवरुद्ध करना। संवाद का कौन सा काम नहीं है जो कि असत्य है? आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि ऑप्शन डी इसका असत्य कथन है, क्योंकि संवाद कहानी को अवरुद्ध नहीं करता है बल्कि उसको गति प्रदान करता है, उसका विकास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, और ऑप्शन डी गलत है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए आवश्यक है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन दिया गया देश काल, वातावरण, स्थान, उपरोक्त सभी। तो जैसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी है, तो इसको लगा चुके होंगे आप लोग आंसर। लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पर एक अलग ढंग की चीज है आपको बताने के लिए कि जब भी कहानी की प्रामाणिकता और रोचकता पर सवाल उठता है तो उसमें देश काल, वातावरण और स्थान तीनों की जरूरत होती है। तो इन तीनों बिंदुओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि रोचक बनाने के लिए अभी हमने ऊपर बात किया कि द्वंदात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अलग प्रसंग में था, यहाँ पर अलग है। आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। बार बार कहानियां पढ़ना, फिल्मों को देखना, नाटक देखना, अच्छी कहानियां पढ़ना। तो कहानी लेखन सीखने का सबसे अच्छा कारगर तरीका क्या हो सकता है? एनसीईआरटी किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अच्छी कहानियां पढ़ेंगे तो आप कहानी लिखना सीख जाएंगे, वो सबसे कारगर तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपके लिए सही जवाब है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है? किसके अनुसार कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है? ऑप्शन दिया गया कथानक, संवाद, परिवेश, चरित्र। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कथानक के अनुसार कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है या चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते हैं उन्हें शब्दबद्ध करना क्या कहलाता है? यात्रावृत्त, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आने लगा होगा कि दिन भर जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से हम गुजरते हैं और फिर उसको शब्दबद्ध करते हैं यानी लिखते हैं तो कहलाता है डायरी। हालांकि बड़ा ही क्लोज यहाँ पर ऑप्शन हमने दिया था, फिर भी आपको ध्यान में रखना है डायरी को। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आ भी जाए। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई डायरियों में है एक साहित्यिक की डायरी, प्रवासी की डायरी, डायरी की पन्ने, लद्दाख की डायरी। तो कौन सी डायरी है जो सबसे ज्यादा पिछली सदी में पढ़ी गई है, यानी कि जो 20वीं सदी है उसमें पढ़ी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डायरी के पन्ने, जो कि एक 14-15 वर्षीय बालिका के द्वारा लिखा गया था। फ्रैंक उसका नाम है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंदास, लद्दाख यात्रा की डायरी सज्जन सिंह, हरी घाटी रघुवीर सहाय। तो इसमें असंगत कौन सा है हमें बताना है, और इन सभी तथ्यों को हमने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, हरी घाटी रघुवीर सहाय नहीं है बल्कि डॉक्टर रघुवंश है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डायरी के संदर्भ में सत्य है। नितांत वैयक्तिक रचना, सामाजिक रचना, वैयक्तिक और सामाजिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डायरी के संदर्भ में सत्य बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि असत्य की चर्चा नहीं की जा रही है बल्कि सत्य हमें बताना है। सही जवाब हो गया कि डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि डायरी के संदर्भ में असंगत है, नितांत वैयक्तिक रचना है, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करता है, डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, डायरी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो असंगत कथन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी डायरी को माना जाता है कि अंतरंग साक्षात्कार भी है, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, भी सही है, और नितांत व्यक्तिगत रचना है जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की।
अगला प्रश्न है जो कि कोटेशन के तौर पर है। पूछा गया कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी, राजेश जोशी। तो किसका कथन है यहाँ पर? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मनोहर श्याम जोशी का ये कथन है कि पटकथा कुछ नहीं है बल्कि कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा है और बाकी बहुत खास नहीं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पटकथा में सबसे आवश्यक तत्व है। पटकथा में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन दिया गया है कथा, पर्दा, सिनेमा, टेलीविजन। तो पटकथा में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? आपके दिमाग में इसका जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, कथा। जब भी आप पटकथा देखते हैं तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो पट है, पट मतलब पर्दा, और कथा मतलब कहानी। ठीक है, ऐसी कहानी जो पर्दे पर अब प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाए वो क्या है? पटकथा है। तो इसमें सबसे सशक्त या फिर आवश्यक जो तत्व है वो है कथा। कथा रहेगी तब पर्दा बनेगा, पर्दा रहेगा सिनेमा, सिनेमा तो टेलीविजन है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, लेकिन प्रश्न के मुताबिक भी आंसर देना पड़ता है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पटकथा में शामिल नहीं होता है। पटकथा में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि शामिल नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है निर्देशक, अभिनेता, तकनीशियन, रंगमंच। तो पटकथा में कौन शामिल नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रंगमंच। किसमें शामिल होता है? वो है नाटक में। बाकी पटकथा में निर्देशक भी होता है, अभिनेता भी होता है और टेक्नीशियन भी होता है। जो आप देखते होंगे जब फिल्म की शूटिंग चलती है या फिर पर्दे के लिए शूटिंग चलती है तो बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड आ गया यहाँ पर, स्क्रीन प्ले क्या है? कई बार आप देखते होंगे कि फिल्मों का स्क्रीनिंग प्ले होता है, ठीक है? तो वो क्या है? ऑप्शन दिया गया है नाटक की रचना, कहानी की रचना, डायरी की रचना, पटकथा की संरचना। तो यहाँ पर संरचना शब्द दिया गया है। तो स्क्रीन प्ले क्या है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि पटकथा की संरचना ही स्क्रीन प्ले कहलाती है। एक तो नॉर्मली प्ले होता है जिसको कि हम नाटक बोल देते हैं या फिर रंगमंच से भी जोड़ देते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर कोई चीज दिखाई जाती हो तो वो पटकथा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का संबंध किससे है? कहानी, नाटक, सिनेमा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का प्रयोग हम सिनेमा में करते हैं, नाटक में बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि नाटक तो सजीव खेला जाता है और इसमें जो भी कुछ होगा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन सिनेमा में हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे इस समय जो चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें जो भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, मेरे बगल में, तो मैं इसको, अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो बीच में रोक कर फिर कुछ एडिट भी कर सकता हूँ, बताने के उद्देश्य से कि फ्लैशबैक में भी जा सकते हैं सिनेमा में और फ्लैश फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? निम्नलिखित में से पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है अंक योजना, दृश्य योजना, संवाद योजना, चरित्र योजना। तो जब पटकथा के बारे में आप देखेंगे तो ऑप्शंस के मुताबिक इसका सही जवाब हो गया दृश्य योजना जो है उसकी मूल इकाई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आईएनटी और ईएक्सटी का प्रयोग किसमें किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो भी सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा वही इन सारी चीजों को कैच कर सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 48 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए होंगे और आपको तनिक भी बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी, उत्सुकता बनी होगी, आनंद भी आ रहा होगा। आईएनटी और ईएक्सटी का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाटक, कहानी, पटकथा, कथा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, पटकथा में प्रयोग किया जाता है इन दोनों शब्दों का। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध दूध में घुली हो। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नारायण प्रसाद बेताब, राधेश्याम कथावाचक, आगा हसर कश्मीरी, कृष्णचंद्र। तो किसका कथन है? जो भी एनसीईआरटी की किताब अच्छे से पढ़े होंगे
उनके लिए रिवीजन के तौर पर सही जवाब है ऑप्शन ए, नारायण प्रसाद बेताब। जो नहीं पढ़े एनसीईआरटी किताब अभिव्यक्ति और माध्यम, तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखें। अब इस प्रैक्टिस सेट के बाद उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि नाटक के संदर्भ में असत्य कथन है। नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मंच सज्जा होती है, इसमें इसमें संगीत होता है, इसमें प्रकाश व्यवस्था होती है, इसमें फ्लैशबैक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें शब्द जोड़ दें तो और ये थोड़ा सा क्लियर होगा। नाटक के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो मंच सज्जा होती है, संगीत भी होता है, प्रकाश व्यवस्था भी होती है। अगर आप लोग प्ले देखे होंगे तो खास जो भी एक्टर होता है, अभिनेता होता है, उस पर भी प्रकाश की व्यवस्था होती है। उसका खाली चेहरा दिखता है और बाकी सारे लोग अंधेरे में रहते हैं। फ्लैशबैक का प्रयोग इसमें होता है बताया जा रहा है, जो कि गलत है। फ्लैशबैक का मैंने बताया अभी कि वो पटकथा में, ठीक है, या फिर सिनेमा में उसको आप जोड़ सकते हैं फ्लैशबैक को। अगला प्रश्न है कि कहानी और नाटक दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समानता नहीं है? कहानी और नाटक में समानता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, इसमें संवाद होते हैं, इसमें द्वंद्व होता है, इसमें चरम उत्कर्ष होता है, इसमें मंच सज्जा होती है। तो कौन सी समानता नहीं है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मंच सज्जा जो है वो केवल नाटक में होती है, कहानी में नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे विकल्पों के आधार पर कि संवाद भी कहानी और नाटक दोनों में है, द्वंद्व भी दोनों में मौजूद है, और चरम उत्कर्ष जिसको कि हम लोग क्लाइमेक्स पढ़ रहे थे, आ, वो भी दोनों विधाओं में होता है, जबकि मंच सज्जा किसी एक में होती है, ठीक है, वो भी नाटक में। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें वॉयस ओवर का प्रयोग किया जाता है? वॉयस ओवर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन दिया गया रंगमंच, नाट्य रूपांतरण, नाटक, पटकथा। तो वॉयस ओवर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, नाट्य रूपांतरण। अगला प्रश्न है कि यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। इसका कथन है? मनोहर श्याम जोशी, नेमीचंद्र जैन, गिरीश रस्तोगी, मोहन राकेश। तो किसका कथन है ये? आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा, ऑप्शन बी, नेमीचंद जैन। अगर विद्यार्थी 53 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हो तो एक बार जरूर कमेंट्स करें कि नेमीचंद जैन का नाम भी सप्तक के कवियों में आता है और ये किस सप्तक से रिलेटेड है, आप लोग जरूर कमेंट्स कर बताइए, जिससे कि पता चले कि आप लोग भी गंभीरता से इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, मानसिक शांति भी मिल रही है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि नाटक आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस नाटक की अहम भूमिका रही है? फारसी नाटक, शास्त्रीय नाटक, रेडियो नाटक, नुक्कड़ नाटक। तो नाटक आंदोलन की जब भी चर्चा की जाएगी तो किस नाटक की अहम भूमिका रही? सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडियो नाटक। अगला प्रश्न है, सिनेमा और रंगमंच किस तरीके का माध्यम है? सिनेमा और रंगमंच किस तरीके का माध्यम है? ऑप्शन दिया गया, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सिनेमा और रंगमंच क्या है? श्रव्य दृश्य माध्यम है। अगर इसको कई जगह पर दृश्य श्रव्य भी लिख दिया जाता है, इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेडियो नाटक किस तरीके का माध्यम है, ये भी हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, ये केवल श्रव्य माध्यम है, ठीक है। वैसे भी जनसंचार में हमने बात किया था रेडियो के ऊपर, और रेडियो नाटक जो है वो भी श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेडियो नाटक की प्रस्तुति में किस माध्यम का सशक्त प्रयोग किया जाता है? कथानक का, ध्वनि का, रंगमंच का, पटकथा का। तो रेडियो नाटक की प्रस्तुति में कौन सा माध्यम सशक्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि का। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर भी प्रस्तुति हो रही है आपकी प्रैक्टिस सेट की, उसमें भी ध्वनि माध्यम सशक्त रूप में है। हो सकता है कई विद्यार्थियों के मोबाइल में आवाज कम भी आ रही हो और लैपटॉप में भी कम आ रही हो, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ाकर देखिएगा, या फिर लीड लगाकर भी आप देख सकते हैं। ये केवल इसी वीडियो के लिए नहीं है, बल्कि जितनी भी वीडियोज आप देख रहे हैं। तो ये प्रसंग आ गया तो मैंने बताया आपको कि रेडियो नाटक में ध्वनि का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसमें एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है? फिल्म, नाटक, पटकथा, रेडियो। किसमें एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है? वैसे एक्शन पर आधारित आप फिल्मों को देखते होंगे, तो तुरंत आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्शन नहीं किया जा सकता। सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडियो में ये संभव नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। बाकी फिल्मों में आप देखते हैं, नाटक में भी देखते हैं, पटकथा में भी आप एक्शन को देख लेते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि नाटक के संदर्भ में असत्य कथन है, नाटक के संदर्भ में असत्य कथन कथन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, नाटक की अवधि सीमित होती है, पात्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक के बारे में हमें बताना है, रेडियो नाटक के संदर्भ में असत्य कथन है, नाटक की अवधि मतलब रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, रेडियो नाटक के पात्रों की संख्या सीमित होती है, रेडियो नाटक के में संवाद और ध्वनि का प्रयोग होता है, आवाज के सहारे पात्रों को याद रखना आसान होता है। चारों ऑप्शन आप पढ़े होंगे, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि असत्य कथन कौन सा हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लिखा गया कि आवाज के सहारे पात्रों को याद रखना आसान होता है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कि मुश्किल होता है, आवाज के माध्यम से याद रखना मुश्किल होता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आसान नहीं होता है। बाकी ऊपर के जो भी तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, संवाद और ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और जो हवा महल, मैं बार बार इसका जिक्र करता रहता हूँ, हवा महल जो कार्यक्रम आता है, कई बार यहाँ से झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं, नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी यहाँ नियमित रूप से श्रोता भी हों, क्योंकि मुझे भी जब विविध भारती कभी कभी सुनने का मौका मिलता था, तो 8:15 बजे के आसपास में ये प्रोग्राम आता था, 10-15 मिनट का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रेडियो नाटक में पात्र संबंधी विविध जानकारी किसके माध्यम से उजागर होती है? रेडियो नाटक में पात्र संबंधी विविध जानकारी किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन दिया गया है, संवाद, ध्वनि, संवाद और ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है कि संवाद के माध्यम से पात्र संबंधी अनेक जानकारियां हासिल की जाती हैं, उजागरित होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए नाटक रेडियो नाटक के अनुकूल नहीं है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, चिरंजीत। तो कौन सा ऐसा नाटककार है जिसके नाटक रेडियो नाटक की दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, कठिन है? तो बिना कहे हुए आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। और सवाल भी बनता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। बाकी धर्मवीर भारती का आप अंधा युग का नाम सुने ही होंगे। इसके बाद मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। चिरंजीत जो डॉक्टर चिरंजीत हैं, इन्होंने रेडियो नाटक में भी बहुत काम किया है। फिर भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। सही जवाब है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद के नाटक अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेडियो नाटक में नहीं होता, रेडियो नाटक में क्या नहीं होता है? संवाद, ध्वनि, दृश्य, कथानक। तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होता है? आपके दिमाग में भी तुरंत इसका जवाब आने लगा होगा। कई बच्चे लड़खड़ा भी रहे होंगे, लेकिन लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ने की जरूरत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दृश्य रेडियो नाटक में नहीं होता है। तो केवल कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे आप तो हो जाएगा। ये कॉमन सेंस कब आएगा? जब आप परीक्षा में घबराएंगे नहीं तब। अगर घबराएंगे तो आता हुआ भी सवाल गलत होने लगेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है कि रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता है। बाकी आप देख रहे हैं कि संवाद भी होता है, ध्वनि भी है, कथानक भी इसमें होता है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह किसका कथन है? तो ये भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है और जानना जरूरी है किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। और ध्यान रखना आपको, भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता आप लोगों को पढ़ना है, घर की याद। तो क्यों ना हम किसी भी प्रैक्टिस सेट में जाएं और वहां कोरिलेट करके पढ़ें, तो ज्यादा आनंद आपको आएगा, आपको लगेगा कि हमारी तैयारी हो रही है। और ऐसे तो लग रहा है कि अगर मैं भी परीक्षा में बैठता तो ठीक ठाक स्कोर हो जाता। सही जवाब इसका भवानी प्रसाद मिश्र, बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपकी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में दीवार घड़ी का उदाहरण निम्नलिखित में से किस विषय में
दिया गया है। जब आप अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ेंगे और सृजनात्मक लेखन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें एक चैप्टर में दीवार घड़ी की चर्चा की गई है और 3 बार इसका उदाहरण भी दिया गया है। तो कौन सा विषय है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन नामक चैप्टर में दीवार घड़ी का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से हमने कुल 63 प्रश्नों पर विचार किया। उम्मीद है कि सृजनात्मक लेखन पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहे होंगे आप सभी को अच्छे लगे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम परीक्षा में सॉल्व कर लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको कंसंट्रेट होके बिना घबराए हुए सारे तथ्यों को अपने दिमाग में रखना है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। जैसे आप लोगों का टीजीटी का पेपर गया वैसे ही पीजीटी का भी चला जाएगा। तो हमने 200 पेज की बुक जो थी ये, इसमें से 165 के आसपास में हमने कवर कर लिया है, प्लस ही है 165 प्लस, तो कुछ ही बचा हुआ है, जल्दी से वो भी कवर हो जाएगा। बाकी जो मेन बुक्स हैं आरो भाग 1, 2, वितान 1, 2 उन पर भी चर्चा की जाएगी, व्याकरण पर भी की जाएगी। इससे पहले भी हमने शॉर्ट नोट्स सभी लगभग सभी बुक्स पर बनाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट है, आप लोग जाकर जरूर देखिए। और प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को भी देखिए। मैटर बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के मतलब काम भरा है, उसको देखिए। फिर परीक्षा के आने के 2 दिन पहले की जो स्थिति रहती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, उसमें आप लोगों का दिमाग भी काम करता है। तो हम 2 दिन में बहुत कुछ करने वाले हैं, इसलिए लगातार अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिए, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।